हे गाइज, आप सब दोस्तों का स्वागत करते हैं ज्योग्राफी के क्लास नंबर 6 में दोस्तों। ठीक है, तो जा रहे हैं क्लास करने के लिए ज्योग्राफी का क्लास नंबर 6। तो चलिए आज के क्लास करते हैं और फिर आप सब दोस्तों से मिलते हैं कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फिर मिलते हैं। जैसा कि मैंने आप सब दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे ज्योग्राफी का क्लास नंबर 6। तो हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। अब बात करना है और आप सब दोस्तों को बताना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आज 3 थ्योरी को डिस्कस किया गया है। पहला थ्योरी था दोस्तों बफन का, दूसरा थ्योरी था हमारा कांट का, तीसरा थ्योरी था लाप्लास का दोस्तों। ठीक है, तो आइए बारी बारी से जानते हैं तीनों थ्योरी के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बफन की थ्योरी क्या है, उसके बाद बात करेंगे कांट की थ्योरी, उसके बाद बात करेंगे लाप्लास की थ्योरी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें यह जो तीनों थ्योरी था दोस्तों, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, साथ ही उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे निर्माण हुआ है, यह तीनों ग्रह, इस पर ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे किसका, तो बफन का जो नियम दिया गया है, जो सिद्धांत है, इसके बारे में दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बफन के बारे में बात की जाए तो बफन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका पूरा नाम था जॉर्ज डी बफन, जिन्होंने ग्रह तथा उपग्रह से संबंधित पहला वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं बफन का सिद्धांत में क्या कहता है। बफन कहता है कि पहले से ब्रह्मांड में एक सूर्य था और साथ ही साथ एक पुच्छल तारा विद्यमान थी दोस्तों। ठीक है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुच्छल तारा आकर सूर्य से टकराया। सूर्य से टकराने के क्रम में सूर्य से वलय यानी कि सूर्य से गर्म पदार्थ बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद दोस्तों वह कूलिंग प्रोसेस के द्वारा ठंडा हुआ। ठंडा होने के क्रम में जो बड़े पदार्थ थे वह ग्रह बने, जो छोटे पदार्थ थे वह उपग्रह बने, जो उससे भी छोटे थे वह क्षुद्र ग्रह बने दोस्तों। ठीक है, तो यह बफन के द्वारा बताया गया। अब बात कर लेते हैं बफन के द्वारा बताया गया सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष, उसके बाद बात करेंगे नकारात्मक पक्ष के दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले सकारात्मक पक्ष की बात की जाए बफन का, तो बफन का सकारात्मक पक्ष यह था कि दोस्तों तो ग्रह तथा उपग्रह से संबंधित सिद्धांत देने वाला पहला सिद्धांत था दोस्तों। ठीक है, पहला व्यक्ति था। ठीक है, जिन्होंने पहला वैज्ञानिक सिद्धांत था दोस्तों, जिन्होंने बताया कि ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण कैसे हुआ है। बात की जाए दूसरा सकारात्मक पक्ष, दूसरा सकारात्मक पक्ष यह है कि इन्होंने यह बताया कि ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण कूलिंग प्रोसेस यानी कि संघनन क्रिया के बाद हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बफन के जो सिद्धांत दिया गया है उसके नकारात्मक पक्ष क्या है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नकारात्मक पक्ष की दोस्तों। नकारात्मक पक्ष में नंबर 1 नकारात्मक पक्ष यह है कि दोस्तों कि पुच्छल तारा सूर्य से कैसे टकराया गया, इसका व्याख्या इन्होंने नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, कि जैसा कि हम आप से दोस्त जानते हैं कि सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण बल है और सूर्य अपने तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किसी भी पदार्थ को खींचता है, वहीं कोई भी ग्रह है तो वह अपकेंद्रीय बल के द्वारा मेंटेनेंस कर चलता है दोस्तों। इसलिए इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है कि हमारे पुच्छल तारा आकर हमारे सूर्य से टकराए, जिसके बाद ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण, यह पहला इसका डीमेरिट था। वहीं बात की जाए दूसरा डीमेरिट की, तो दूसरा डीमेरिट यह था दोस्तों कि इसने यह बताया कि पुच्छल तारा आकर टकरा गया और टकराने के क्रम में जो पदार्थ था बाहर निकला दोस्तों। ठीक है, आपको हम बता देते हैं कि सूर्य इतना बड़ा है कि हमारे पृथ्वी जैसी आकार का 32,000, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 32,000 अगर हमारे सूर्य में समा जाए तब भी उसके बराबर पुगेगा दोस्तों। यहाँ तो एक पुच्छल तारा की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए यह भी सिद्धांत नकारात्मक था दोस्तों। ठीक है, तो यह दो पहले पर हमने बात कर लिया नकारात्मक पक्ष। इसके बाद दोस्तों आया हमारा कांट दोस्तों। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं कांट की थ्योरी क्या कहती है दोस्तों, कांट की थ्योरी के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो कांट की थ्योरी कब दिया गया, तो कांट का थ्योरी दिया गया इससे 10 साल बाद यानी कि 1755 ईस्वी में कांट के द्वारा थ्योरी दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसने थ्योरी में क्या बताया, आइए आपको हम बताते हैं। इसने यह बताया कि पहले से, जहां इन्होंने बताया कि पहले से पुच्छल तारा विद्यमान था, लेकिन यहाँ पे कांट ने यह बताया कि पहले से
आद्य तारा विद्यमान था दोस्तों, ठीक है। आद्य पदार्थ विद्यमान था। आद्य पदार्थ विद्यमान होने के कारण वह अगतिशील नहीं था दोस्तों, ठीक है, लेकिन उनके पास गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह आद्य पदार्थ जो बड़े थे वह छोटे आद्य पदार्थ को आकर अपने तरफ सोखने लगे, यानी कि खींचने लगे। खींचने के क्रम में जो छोटे आद्य पदार्थ थे बड़े आद्य पदार्थ के आके टक्कर होने लगे। टक्कर होने के क्रम में निम्नलिखित परिणाम हुआ। पहला परिणाम यह हुआ कि वह जो हमारा बड़ा आद्य पदार्थ था उसमें गति आ गया। दूसरा परिणाम यह था कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगी। तीसरा कारण यह था कि दोस्तों आपस में आकर जुड़ने लगे। जब आद्य पदार्थ टकराने लगे, टकराने के क्रम में दोस्तों उस आद्य पदार्थ का आकार बड़ा होता गया। जैसे जैसे आद्य पदार्थ का आकार बड़ा होता गया तो वहां से और अधिक आद्य छोटे पदार्थ टकराने लगे। टकराते टकराते ऐसा टकराए कि यहाँ पे ऊष्मा जो उत्पन्न हो गई, और ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद दोस्तों क्या गैस में परिवर्तित हो गए दोस्तों, ठीक है। एक तरफ तो यह हो गया। दूसरी तरफ बात की जाए तो जब भी आद्य पदार्थ बड़ा होगा दोस्तों टकराने के बाद, तो बड़े आद्य पदार्थ बड़ा होगा। इन सिद्धांत में बताया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आद्य पदार्थ बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद दोस्तों इसके आकार में वृद्धि हुई। आकार में वृद्धि होने के बाद ये अपना गति बहुत तेज कर दिए दोस्तों, ठीक है। गति तेज करने के बाद दोस्तों घूर्णन बहुत तेज करने के बाद आद्य पदार्थ से जो हमारा वलय था सूर्य का, वह सूर्य से बाहर निकला दोस्तों, ठीक है। जैसे ही वलय से सूर्य से बाहर निकला वलय और बाहर आया, बाहर आने के बाद संघनन प्रोसेस के द्वारा वह ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद दोस्तों वह पदार्थ 9 भाग में टूट गया, और 9 भाग में टूटने से आज हमारे 9 ग्रह का निर्माण हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कांट के द्वारा दिए गए यह सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष, और उसके बाद बात कर लेंगे नकारात्मक पक्ष के दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में बात की जाए तो सबसे पहले कांट ने यह बताया कि दोस्तों गैसों का जो गोला बाहर निकला था इन्होंने नेबुला या निहारिका नाम दिया था दोस्तों, ठीक है। दूसरा सकारात्मक पक्ष की बात किया जाए तो इनका सिद्धांत इतना आसान था कि कहीं से आसानी से समझाया जा सकता था दोस्तों, ठीक है। और बात की जाए तीसरा सकारात्मक पक्ष की तो कांट के द्वारा दिए गए सिद्धांत जो जिसने निहारिका का वर्ड का यूज किया सबसे पहले यूज करने वाला था दोस्तों, ठीक है। आधार बना दिए आगे आने वाले सिद्धांत के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके नकारात्मक पक्ष की। तो सबसे पहले नकारात्मक पक्ष तो यह निकल कर सामने आया कि 9 जो वह पदार्थ बाहर निकला, गैस का गोला बाहर निकला, वह ठंडा होने के बाद 9 भाग में ही क्यों टूटा था, ठीक है। पहला डिमेरिट यह था। दूसरा बात की जाए नकारात्मक पक्ष से तो इन्होंने बताया कि पहले से विद्यमान आद्य पदार्थ थे दोस्तों, ठीक है। इसका कोई इन्होंने परिणाम नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। तीसरा नकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो जब आद्य पदार्थ आकर टकराने के क्रम में गति उत्पन्न हुई दोस्तों, ठीक है। तो यह बिल्कुल संभव नहीं है कि गति उत्पन्न हो सकती है दोस्तों, ठीक है। चौथा नकारात्मक पक्ष की बात की जाए कि जब कोई पदार्थ बड़ा होता है तो वह वृद्धि तेज करने लगता है, जो कि गलत होता है दोस्तों, ठीक है। जब उसका क्षेत्रफल कम होगा तब वह पदार्थ बहुत तेजी से घूमेगा दोस्तों, ठीक है। तो 4 इसके डिमेरिट थे दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आगे पढ़ाया हुआ है लाप्लास का नियम दोस्तों, ठीक है। तो आइए जानते हैं लाप्लास के नियम से हमें क्या कुछ नया सीखने को मिला। 2 वैज्ञानिकों का सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करने वाले हैं लाप्लास के नियम थे दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं लाप्लास का नियम। लाप्लास ने अपना नियम दोस्तों 1796 ईस्वी में दिया दोस्तों। कितना में? 1796 ईस्वी में लाप्लास ने अपना नियम दिया, और इन्होंने यह बताया कि पहले से ब्रह्मांड में दोस्तों एक गर्म तारा था और वह घूर्णन कर रहा था, और साथ ही साथ उसके पास पहले से निहारिका विद्यमान थी दोस्तों, ठीक है। जब कोई तारा घूमेगा तो वह अपना एनर्जी लॉस करेगा दोस्तों, ठीक है। तो घूमने के क्रम में उसने अपना एनर्जी को लॉस किया। वह तारा दोस्तों एनर्जी लॉस करने के क्रम में दोस्तों उसका तापमान में कमी आई। जैसे जैसे तापमान में कमी आएगी तो वह उसका संकुचन यानी कि कूलिंग प्रोसेस के द्वारा वह संकुचित होगा, एक जगह संकुचित होगा, में कमी है।
साइज में कमी आने के बाद दोस्तों हम सब जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर साइज में कमी आएगी तो उसका घूर्णन तेज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उस पदार्थ का घूर्णन तेज हो गया और घूर्णन तेज होने के बाद दोस्तों वह पदार्थ 9 भागों में टूट गया, जिसके बाद से हमारा ग्रह 9 ग्रह का निर्माण हुआ दोस्तों, ठीक है, जो आज हम लोग जानते हैं, ठीक है। यह था लाप्लास का नियम दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं लाप्लास के नियम के नकारात्मक पक्ष क्या है दोस्तों, ठीक है। तो लाप्लास के नियम के नकारात्मक पक्ष पर नंबर 1 पर बात की जाए तो इन्होंने बताया कि पहले से निहारिका विद्यमान थी, ठीक है। तो यह पहला इन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की थी, यह नकारात्मक पक्ष 1 था। दूसरा बात किया जाए तो किसी वलय से ग्रहों का निर्माण कैसे हो सकता है, इसकी भी व्याख्या इन्होंने नहीं की दोस्तों, ठीक है। तीसरा बात की जाए तो इन्होंने बताया कि 9 ग्रह यहीं से टूटने के बाद हुआ है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की। ये थे इसके नकारात्मक पक्ष। वहीं उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है जियोसेंट्रिक थ्योरी और इसके बाद पढ़ाया हुआ है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी की बात की जाए तो किसने दिया है, तो इसे दिया है, इसका प्रतिपादन इसके दिया है दोस्तों टॉलमी ने। टॉलमी ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड के अंदर में हमारा पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य और उसके तारे चक्कर लगाते हैं दोस्तों। किसने बताया था, टॉलमी ने बताया। और इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं जियोसेंट्रिक सिद्धांत दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। यह किसने दिया, तो इसे केपलर ने दिया और इसे केपलर और कोपरनिकस ने दिया है दोस्तों, ठीक। कोपरनिकस ने दिया है और केपलर ने इसका साथ दिया दोस्तों। इसमें बताया गया है कि सूर्य हमारा ब्रह्मांड के बीच में स्थित है और सूर्य के चारों तरफ हमारा पृथ्वी और उसके तारे चक्कर लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। इस सिद्धांत को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।